नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, ये प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है, इसको पढ़ करके आपको मज़ा आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में आज जो वीडियो होगा वो दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण भारत का इतिहास कैसे शुरू हुआ और किस वंशों ने दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू किया था, ये हम इस वीडियो के तहत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा भविष्य में अपलोड की जाने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम गंवाए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, उसमें एक संगम काल आता है, संगम युग जिसको बोलते हैं। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ सभा होता है। मतलब सभाओं का आयोजन हुआ दक्षिण भारत में और सभाओं के आयोजन के तहत ही दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी सभाएं हुई थी, किन किन की अध्यक्षता में वो सारी सभाएं हुई थी। संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो 100 ईस्वी से और 300 ईस्वी के मध्य ये जो संगम काल है ये माना जाता है। इसको हमेशा याद रख लेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संगम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो हमारा 100 से 300 ईस्वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संगम तमिल कवियों की सभा थी जिसमें तमिल साहित्य की रचना की, जिसे संगम साहित्य कहा गया है। तो दोस्तों, ये जो संगम थी, संगम क्या थी? एक सभा थी। यहाँ ऊपर बता दिया था संगम का अर्थ सभा होता है। ये कौन थे इस संगम में? जो तमिल कवि थे वो रहते थे इस संगम सभा में। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये कौन कौन सी सभाएं आगे हुई थी ये मैं सब आपको बताऊंगा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो संगम से ही शुरू होता है, संगम काल से शुरू होता है। जो सभाएं हुई थी उनसे ही शुरू होता है। जो उनके विभिन्न कवि थे उनकी वो एक सभा होती थी। चलो दोस्तों, अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में है निम्नलिखित 3 संगमों या सभाओं का आयोजन किया गया। संगमों को सभा भी कहा जाता है। 3 सभाओं का आयोजन किया गया जिनके क्रम यहाँ पे दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उनकी स्थान भी दिए गए हैं और अध्यक्षता दी गई है। जो प्रथम सभा हुई थी वो मदुरई में हुई थी और उनकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। इन अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत का आर्यकरण भी कहते हैं। आर्यकरण दक्षिण भारत का करने वाले अगस्त ऋषि ही थे। तो अगस्त ऋषि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। और उसका स्थान कहाँ पे था, कहाँ आयोजित की गई थी? वो मदुरई में आयोजित की गई थी। जो द्वितीय सभा थी वो कपाटपुरम में, ठीक है दोस्तों, वो कपाटपुरम में आयोजित की गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट लग गया था, मैं इसको थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो द्वितीय सभा थी वो कपाटपुरम में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो भी अगस्त ऋषि थे। तो जो प्रथम और जो द्वितीय सभा हुई थी उनकी स्थान के बारे में थोड़ा हमें कन्फ्यूजन रहता है, जो मदुरई और कपाटपुरम, लेकिन उसके जो अध्यक्ष थे वो दोनों के, प्रथम और द्वितीय सभाओं के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि ही थे। तो याद करने में, यहाँ अध्यक्ष को याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। प्रथम, द्वितीय, अध्यक्ष अगस्त ऋषि। स्थान याद रख लेंगे मदुरई और कपाटपुरम। जो तृतीय सभा हुई थी वो उत्तरी मदुरई में हुई थी। उत्तरी जो नॉर्थ मदुरई है उसमें यह सभा हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीरर। ये नकीरर को हमेशा याद रख लेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप जो तीनों सभाएं हैं ये हमेशा याद रख लेंगे। ठीक है, जो प्रथम सभा के अध्यक्ष थे वो थे अगस्त ऋषि, द्वितीय सभा के अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि और तृतीय सभा के अध्यक्ष नकीरर। फिर इनके आप स्थान याद कर लेंगे, मदुरई, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरई। उत्तरी मदुरई और मदुरई ये तो सेम सा लगता है, लेकिन जो ये बीच वाली जो सभा थी, जो द्वितीय सभा हुई थी, इसका नाम भी आप हमेशा याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नोट करके यहाँ पे कुछ दिया गया है।
पांड्य राजाओं 197, मतलब टोटल जो इनकी संख्या थी 197 थी, के संरक्षण में ही तीनों संगमों का आयोजन किया गया। ठीक है, ये संगमों का आयोजन कौन करता था? जितने भी जो तमिल कवि होते थे वो संगमों का आयोजन करते थे। किन के लिए? पांड्य राजाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, संगम काल में मूल रूप से 3 वंश देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन वंशों की स्थिति में आपको यहाँ पे बताऊंगा 3 वंश कौन कौन से देखने को मिलते हैं। चोल वंश पहला था, उसके बाद चेर वंश, फिर पांड्य वंश। ये 3 वंश दक्षिण भारत में शुरू में मिलते हैं। जब दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होता है संगम काल में, तो उन सभाओं के अंतर्गत 3 वंश यहाँ देखने को मिलते हैं, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। इनकी स्थिति क्या थी ये दोस्तों, यहाँ पे भारत का मैप दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो ये चोल वंश, ये कृष्णा नदी है दोस्तों, यहाँ पे ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहाँ पे सबसे पहले आता है चोल वंश। फिर उस चोल वंश के जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पे पांड्य वंश है। और इधर अगर देखोगे आप, जैसे आप अभी मोबाइल देख रहे हो तो आप अपनी लेफ्ट साइड में देखोगे या फिर भारत के दक्षिण में और थोड़ा पश्चिम के साइड में देखोगे, दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो यहाँ चेर वंश, दक्षिण पश्चिम नहीं बोल सकते इसको, बिल्कुल हम दक्षिण ही बोलेंगे। तो यहाँ पे चेर वंश था। इनकी स्थिति आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे एक मैप ऐड कर दिया। जो ये तीनों वंश थे ये कृष्णा नदी के दक्षिण भारत में ही पनपे थे। ये भी हमेशा याद रख लेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वंशों की जो स्थिति है वो भारत के मैप पे आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं सबसे पहला चोल वंश। तो चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। जैसे मैंने ये जो मैंने यहाँ पे बाघ लिखा था, ये बाघ मैंने ऐसे ही नहीं लिखा था क्योंकि ये इसका राजकीय चिन्ह था, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल के यहीं पे लिख दिया था। तो चोल वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था। ठीक है दोस्तों, प्रमुख शासक करिकल थे। प्रमुख शासक, राजकीय चिन्ह और उनकी स्थिति के बारे में बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रख लेंगे। फिर उनकी जो राजधानी थी वो पहले तो पुहार थी और बाद में कावेरी पट्टनम राजधानी को शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, तो जो इनिशियल राजधानी, प्रारंभिक राजधानी पुहार और बाद में कावेरी पट्टनम में उसको शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने, चोलों ने क्या किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। जो भारत के दक्षिण साइड में जो श्रीलंका है उस पर चोलों ने विजय प्राप्त करी थी। चोल संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण था। जो संगम काल था, संगम युग था या संगम वंश था, उनमें जो चोल थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने क्या क्या किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। उसके प्रमुख शासक करिकल थे। पहले उनकी राजधानी पुहार और बाद में कावेरी पट्टनम राजधानी शिफ्ट कर दी थी। अभी दूसरा वंश देखते हैं दोस्तों, चेर वंश। चेर वंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। ये धनुष चिन्ह वाले थे। इनका राजकीय चिन्ह हमेशा याद रखेंगे। चोलों का आप राजकीय चिन्ह याद रखेंगे, चोलों का था बाघ, उसके बाद चेर का है धनुष। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन था। ठीक है, सेन गुटवन के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। सेन गुटवन ने चेर राज्य में कणगी पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और भविष्य में जितनी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें भी ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट काउंट कर लेंगे, अपनी नोट्स या फिर डायरी में इसकी एंट्री बना लेंगे। जो सेन गुटवन था उसने सबसे पहले कणगी पूजा या फिर पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कणगी पूजा या पत्नी पूजा, या फिर इन दोनों में से एक पूछा जाएगा, पत्नी पूजा की प्रथा किस चेर वंश के शासक ने चलाई थी, तो हमेशा याद रखेंगे सेन गुटवन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप चेर वंश के बारे में ये मोटी मोटी चीज़ें आप याद रख लेंगे। जो अगला वंश है वो है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो मछली था। पांड्यों का प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा मिलता है। ये मेगास्थनीज कौन थे दोस्तों? ये जो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? मैंने प्राचीन भारत का जब इतिहास शुरू किया था, सेल्यूकस निकेटर और जो सिकंदर था, जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, और उनके दरबार में एक मेगास्थनीज रहते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आए थे। तो ये मेगास्थनीज द्वारा पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रख लेंगे। पांड्यों का शासन संभवतः स्त्रियों द्वारा चलाया गया। ये बात किसने बताई कि स्त्रियों द्वारा पांड्यों का जो शासन था वो चलाया गया था? ये बात भी मेगास्थनीज द्वारा ही बताई गई। ठीक है दोस्तों, जो पांड्य राजा थे नेडियोन एक पांड्य राजा थे। उन्होंने समुद्र पूजा की प्रथा शुरू की थी। तो समुद्र पूजा
प्रथा किसने शुरू की थी, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमेशा इसको नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे वो सारे बिंदु और फैक्ट शामिल करता हूँ जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे बिंदु यहाँ पे मैं शामिल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत के आर्यकरण अगस्त ऋषि को माना जाता है। ये जो अगस्त ऋषि थे, इन्होंने प्रथम और जो द्वितीय जो संगम सभाएं हुई थी उनको आयोजित किया था, उनके ये अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। फिर इनको आर्यकरण के भी नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत के। अब दक्षिण भारत के आर्यकरण के नाम से किसको जाना जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हमेशा याद रख लेंगे जो अगस्त ऋषि थे इनको दक्षिण भारत के आर्यकरण के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, जो तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुरुगन का नाम आपने सुना भी होगा, सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम सुना होगा, ये तमिलों के प्रमुख देवता थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ये मैंने एक बेसिक समझ विकसित करने के लिए आपके लिए डाला है, अपलोड किया है, ताकि आप दक्षिण भारत के जो इतिहास को है वो धीरे धीरे समझ जाएं। इस वीडियो को मैं लंबा भी खींच सकता था लेकिन आपके ऊपर से निकल जाता और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत कम स्लाइड बना के और आपके लिए तैयार किया है कि दक्षिण भारत का जो इतिहास था वो संगम युग से शुरू हुआ था और उसमें 3 सभाएं हुई थी। 3 सभाओं के अंतर्गत जो चोल राजा थे उनके संरक्षण के लिए ही वो सभाएं की जाती थी। फिर कौन कौन से वंश हुए, जिसमें चोल वंश, चेर वंश और ये जो लास्ट वाला अपना पांडे वंश, ये इतने 3 जो वंश हुए थे, इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं वो आप हमेशा याद रख लेंगे। फिर जो तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन थे और आर्यकरण के रूप में अगस्त ऋषि को माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर रोमांचक तथ्यों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।